हेलो गाइस, तो आज हम लोग साइंस क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड एजुकेशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। किसी भी हम जब दो सब्सटेंस को मिलाते हैं और कोई तीसरा बन जाता है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और उससे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं जैसे हमने अभी किसी दो चीज़ को, जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी को मिला के ए बी बना दिया, ठीक है। लेकिन अब ए बी से ये दोबारा नहीं बन सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आप नॉर्मली एग्जांपल लूँ तो आप दूध में थोड़ा सा मट्ठा मिला देते हैं तो फिर क्या, कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है। तो वो दही से आप दोबारा दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो यही चीज़ मैं अभी बोल रहा हूँ कि दो सब्सटेंस को मिला करके कोई तीसरा बन जाता है, लेकिन उस तीसरे से दोबारा से जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में नहीं आता है। तो यही होता है केमिकल रिएक्शन। किसी दो सब्सटेंस को मिला के तीसरे को जो बनता है उसे हम, जब देखो हम किसी दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो उसमें जो रिएक्शन होती है उससे जो तीसरा बन जाता है उसे ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं, सिंपल भाषा में समझे तो आइए यहाँ पे देखिए डेफिनेशन मैंने लिखी है, इसे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, केमिकल रिएक्शन की ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया वही चीज़ ये डेफिनेशन भी कह रही है कि हम देखो वन और मोर, एक या फिर एक से ज़्यादा जब हम सब्सटेंस को मिलाते हैं और कोई जो नया बन के आता है, अनदर मतलब नया बन करके आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए इसे हम कैसे जानते हैं, देखिए हम कोई दो सब्सटेंस हैं उन्हें मिला करके कोई तीसरा जब बन जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो आइए यहाँ पे इसे मैंने और डिटेल में बताया यहाँ पे, जैसे दिस इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए एंड बी आर रिएक्टिंग टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस ए बी। तो यहाँ पे देखिए अभी जो मैंने आपको बताया वही चीज़ ये भी कह रहा है कि देखिए एक केमिकल है इन विच ए एंड बी, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट किए तो इससे क्या बना, दूसरा जो नया बन करके आया है वो क्या है, ए बी। यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है इसीलिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि जो हम केमिकल रिएक्शन होती हैं इनमें जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं तो वो क्या है। जैसे कि अभी हम आपको बोलें कि केमिकल रिएक्शन आपने देखी है तो आप सोचोगे कि पता नहीं देखी है या फिर नहीं देखी है। तो आइए हम बताते हैं कि आपके डेली लाइफ में यूज होती हैं जो केमिकल रिएक्शन। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो दही का जमना दूध से, लोहे में जंग लगना, ठीक है, ये क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि लोहे में जंग लगती है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, ये आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे लाइफ प्रोसेस में कि हम लोग सांस लेते हैं वो कैसे, मतलब अंदर जाके जो ऑक्सीजन होता है वो टूटता है। तो ये आप 6 चैप्टर में पढ़ोगे। अभी आप बस इतना समझ लो कि जो रेस्पिरेशन होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन में ही आता है, क्योंकि देखो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिएक्शन हो रहा है जिसके कारण ये मतलब जो हमारी ऑक्सीजन है वो टूट रही है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हमें मतलब बाहर हम छोड़ते हैं इसे, ठीक है। तो ये आप डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर 6 में, अभी हम शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिए हैं। और देखिए बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जो हम मतलब कहीं पर केमिकल जलते हैं या फिर पेट्रोल या फिर जो भी जितने भी फ्यूल्स होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया और मिट्टी का तेल हो गया, डीजल वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, ये भी रिएक्शन के ही कारण जलते हैं। तो देखिए बर्निंग ऑफ कैंडल, देखिए जब हम इसमें आग लगाते हैं मोमबत्ती में तो मोमबत्ती का पिघलती है और तब जाकर के मोमबत्ती जलती है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन में ही आता है। डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं वो भी हमारे पेट में पचता है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन में ही आता है, ठीक है। तो ये हमारे डेली लाइफ यूज की हैं केमिकल रिएक्शन। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप ये नोट करना चाहें तो नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड और रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ कैंडल, डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये आपके डेली लाइफ के केमिकल रिएक्शन है जो कि आपके आसपास एनी टाइम होते रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो लोहे के गेट होते हैं या फिर जो विंडो वगैरह होती हैं उनमें
जो रस्टिंग आ जाती है वो भी केमिकल रिएक्शन के ही कारण आती है, क्योंकि देखो जो मतलब आपका लोहा होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और फिर क्या बन जाती है, उस पर जंग लग जाती है, जिसे हम रेडिश फॉर्म में होती है, मतलब हल्के लाल कलर में, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। तो अब समझते हैं कि नहीं आंटी, हाँ, तो आइए आप आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। तो अभी देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये हमारी डेली लाइफ यूज केमिकल रिएक्शन है, जो कि हमारे पास हमारे मतलब आसपास एनी टाइम होती रहती हैं। ठीक है, देखिए आपकी जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है, ये तो एनी टाइम आप सांस लेते हैं, तो ये एनी टाइम आपके पास होती रहती है। आप गाड़ियाँ चलते हुए देखते हैं, उनमें फ्यूल जलता है, तो ये भी एनी टाइम आपके आसपास होती रहती है। तो ये डेली लाइफ यूज की हैं, जो कि एनी टाइम आपके पास होती रहती हैं। आइए अब चलते हैं, ये है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। तो अब हम जानते हैं तो कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो इनमें क्या क्या कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं है। तो ये देखिए कुछ पॉइंट हैं जो कि हमें बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं है, हो रही है या फिर नहीं हुई है। तो देखिए 100% एकदम श्योर नहीं है कि ये होंगे तो ही होगी, इनके बगैर भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं। देखिए जब केमिकल रिएक्शन होगी तो इसमें देखिए चेंज इन कलर, जो हमारे सब्सटेंस होंगे उनका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो सकता है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें मतलब जब हम रिएक्शन होती है तो उसमें से गैस भी निकल सकती है। एवोल्यूशन ऑफ हीट, उसमें से हीट भी निकल सकती है। अब देखिए जैसे अभी आपको मैंने बताया तो आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए यहाँ से बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि चेंज इन स्टेट। तो आइए सबसे पहले हम एक इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए जो हमारा दही होता है वो किससे बनता है, मिल्क से। मिल्क क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन अगर हम दही की बात करें तो दही एक सॉलिड है। ठीक है, ये दही बेसिकली सॉलिड। आप बोलोगे सॉलिड क्यों होता है, देखिए दही जब जमता है ना तो एकदम वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, एकदम जमा हुआ होता है, जैसे कि बस इसीलिए वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर, देखिए हम कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें देखिए अभी आपने आपके घर पे कभी मतलब पेंट वगैरह हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि जो कलई होती है उसे हम जैसे ही पानी में डालते हैं तो उसका वो एकदम खोलने लगती है। तो उसका क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेंज हुआ। इवोल्यूशन ऑफ गैस, देखिए यही वाला जो इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है वो ही इसमें भी आता है। देखिए जैसे ही हम उसे पानी में डालते हैं तो उसमें से एक तो हीट निकलती है और उसमें से गैस भी निकलती है। और अगर आपको दूसरा एग्जांपल लेना हो तो देखिए जैसे ही हम गाड़ी में फ्यूल जलता है तो उसमें से गैस निकलती है। तो गैस कहाँ से निकलती है, साइलेंसर से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट निकलती है। देखिए जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल यही गाड़ी वाला है। तो देखिए जैसे गाड़ी में फ्यूल जलता है, ठीक है, उसमें से गैस भी निकलती है, इंजन गर्म होता है, तो ये क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट भी निकल रही है। ठीक है, तो ये क्या हुए केमिकल रिएक्शन के कुछ, जैसे कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो ये उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि बता रहे हैं कि ये हो सकता है जब केमिकल रिएक्शन होगी तब। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो समझते हैं आगे क्या दे रखा है, बेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो देखिए अब हम समझते हैं कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस। तो जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है वर्ड इक्वेशन में, एक केमिकल इक्वेशन में। तो देखिए जो हमारी रिएक्शन होती है, अभी हम जैसे यहाँ पे मैंने ये वर्ड इक्वेशन में लिखा है केमिकल रिएक्शन को। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे जिंक लिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिया, और यहाँ पे देखिए ये एरो क्या दर्शाता है, जिस तरफ एरो का हेड होगा उस तरफ मतलब जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, जिस तरफ ये एरो का हेड होगा उसी तरफ नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, और देखिए तो अब ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ये क्या होगी, निकली है। तो देखिए अभी मैंने इसे कैसे एकदम वर्ड फॉर्म में लिख रखा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो फिर
बहुत बड़ा हो जाता है एकदम। देखो यहाँ पे जिंक सल्फेट वगैरह, और आपके जो एग्जाम होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और एकदम हम अच्छे से डिफाइन भी नहीं कर पाते हैं कि हमें ये सॉलिड फॉर्म में है कैसे है, या फिर इसकी बैलेंसी वगैरह क्या है। तो इस तरीके से हमें एक वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन लिखते नहीं हैं। हम किस में लिखते हैं? केमिकल इक्वेशन में। तो केमिकल इक्वेशन कैसी होती है? ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड था, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये एरो का हेड इस तरफ है, तो ये जो नया बना है, ठीक है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो निकली हुई है गैस, तो इसे हम ऊपर की तरफ एरो कर देते हैं, जिससे कि एरो हाइड्रोजन गैस ऊपर निकली है, ठीक है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में से गैस निकलती है, तो अभी हम ये आपको बताएंगे कि हमने ये एरो ऊपर क्यों लगाया है। अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे। अभी आपको मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं यहीं पर ही छोड़ रहा हूँ। अब आइए आगे जानते हैं। तो आगे क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो देखिए, जैसे कि हम अभी यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि ये तो क्या है, वर्ड इक्वेशन, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे मैंने लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि सारे एलिमेंट होते हैं उन्हें देखिए हम पीरियोडिक टेबल में जितने भी होते हैं उन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन में हमें इस तरीके से लिखते हैं, और वर्ड इक्वेशन में इस तरीके से लिखते हैं। तो अब जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि देखो, अगर हम बोर्ड में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा, अभी जैसे मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, और एकदम पूरी प्रॉपर डिटेल हमें नहीं मिल पाती है कि जो हमारा कोई ये सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड में है, किस फॉर्म में है। तो इस तरीके से हम जो हमारी इक्वेशन होती है केमिकल इक्वेशन, उस फॉर्म में लिखते हैं, और तो शॉर्ट फॉर्म में, तो उससे हमें अच्छे से पता चल जाता है। तो आइए यहाँ पे जो कि मैंने केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी है, तो देखिए, ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। तो देखिए, हमें ये क्यों ज़रूरत पड़ी ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। अब कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए, सिंबल से, सिंबल होते हैं और इसमें केमिकल फॉर्मूला होते हैं। जैसे कि देखिए, सिंबल क्या है, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2। तो इस तरीके से हमें इसमें रिप्रेजेंट करते हैं इसके जो सिंबल होते हैं केमिकल्स के, उनसे, ठीक है। तो ये होती है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों ऐसे करके हम इसे केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जानते हैं कि देखिए, जो मतलब रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये है प्रोडक्ट। देखो, जब भी हम कोई दो सब्सटेंस लेते हैं, या फिर मतलब जो शुरुआत में होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जिससे, जैसे कि ये एरो है, एरो का हेड इस तरफ है, तो इन दोनों को मिला करके ये बना है MgO। तो अब ये जो नया सब्सटेंस बना है, ये क्या बना है, इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और इन दोनों की फॉर्म से मिल करके बना है, तो इसे क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। तो आइए अब समझते हैं, नीचे डेफिनेशन मैंने लिख रखी है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। यहाँ पे गाइस ये गलती हो गई थी मेरे से, मैंने यहाँ पे गलती से रिएक्टेंट लिख दिया था, आगे मैंने प्रोडक्ट लिख रखा है। तो बताता हूँ आपको। देखिए, प्रोडक्ट क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। तो ये देखो क्या कह रहा है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन, जो रिएक्शन के दौरान जो नया मतलब प्रोडक्ट बनता है, या फिर कोई सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया, रिएक्शन के दौरान जो भी नया सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। अब समझते हैं रिएक्टेंट क्या होता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट द सब्सटेंस दैट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस आर नोन एज रिएक्टेंट। देखिए, रिएक्टेंट वो होता है जब भी हम मतलब किसी दो सब्सटेंस को मिलाते हैं, और जो तीसरा बनता है, जिससे मतलब जैसे कि हमने दो सब्सटेंस A और B को मिलाया, ठीक है, तो तीसरा तभी तो बनेगा प्रोडक्ट, जबकि हमारे पास रिएक्टेंट दोनों मिलेंगे, तो इसे ही हम कहते हैं रिएक्टेंट। जो मतलब
सबसे पहले सब्सटेंस होते हैं जिनसे हम बनाते हैं, जिनसे रिएक्शन हमारी शुरू हुई होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे दोबारा से पढ़िए और समझिए। देखिए, द सब्सटेंस दैट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस आर नोन एज रिएक्टेंट। देखिए, जब भी कोई नया सब्सटेंस बनता है जिस भी सब्सटेंस से, उसे हम क्या बोलते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए बी बना है, ठीक है, तो ए बी बना किससे है, इन दोनों से, इन दोनों सब्सटेंस से, तो ये क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, अब आपको आया समझ में। देखिए, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रखा हूँ। देखिए, ये प्रोडक्ट है MgO, ठीक है, तो MgO बना किससे है, Mg मैग्नीशियम प्लस O2। O2 क्या है, ऑक्साइड, तो ये है ऑक्साइड और ये है ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन बोल रहा हूँ या फिर ऑक्साइड बोलूँ, तो बात वही सेम ही है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है, तो इन दोनों से मिलकर ही तो ये बना है। तो ये बना किससे, इन दोनों से, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। ठीक है, आपको ये समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो एक बार आप दोबारा से वीडियो बैक करके दोबारा से आप इस चीज़ को दोहराओ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए आप आगे बढ़ते हैं। राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए, ये जो रिएक्टेंट हमारे होते हैं, जैसे कि ये और ये हमारा प्रोडक्ट है, इनकी कुछ स्टेट्स होती हैं, उन्हें हम जानते हैं। देखिए, जो हमारे सॉलिड स्टेट होते हैं उन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई सब्सटेंस है, जैसे कि वाटर, तो अब हम उसकी स्टेट बताएंगे तो वो किस फॉर्म में है, तो हम कैसे बताएंगे, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे लिक्विड फॉर्म में होगा तो हम एल ब्रैकेट में लिखते हैं, या फिर सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसे हम एस लिखेंगे, या फिर गैस की फॉर्म में होगा तो उसे हम ब्रैकेट में जी लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, सॉलिड स्टेट होता है तो हम ब्रैकेट में एस लिखते हैं। अगर हमारा कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है तो हम उसे एल लिखते हैं, या फिर हमारा कोई सब्सटेंस गैस स्टेट में है तो उसे हम जी से डोनेट करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं एक्वस स्टेट क्या होते हैं, जो मतलब पानी में घुले हुए होते हैं या फिर जिनमें पानी मिला होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्वस। ठीक है, तो ये आपने नया वर्ड सुना है तो इसलिए हमने इसे घेरे में बंद कर रखा है ताकि आपको ये चीज़ ध्यान रहे। ठीक है, अब समझते हैं, जब भी हम कोई मतलब रिएक्शन, मैंने जैसे अभी कोई रिएक्शन कराई, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्शन, यही मान लो रिएक्शन कराई और ये जल्दी से नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यदि हम इसमें हीट दे रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों को लिया और ये दोनों रिएक्शन नहीं किए, तो फिर इनका जो रेट है रिएक्शन का वो बहुत कम है, मतलब जल्दी नहीं कर रहे हैं। तो इसे जल्दी कराने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें हीट दे देंगे। तो हीट कैसे देते हैं, तो हम जब इसे गर्म करेंगे इन दोनों को तो ये जल्दी से हो जाएगा। तो अब हम इसमें तो गर्म करेंगे नहीं बुक में, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमने इसे गर्म किया, तो जो ये एरो होता है उस पर हम कुछ इस तरीके का जो ये ट्रायंगल टाइप का होता है इसे बना देते हैं, या फिर इस पर हीट लिख देंगे एरो के ऊपर। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है, देखिए एरो के ऊपर मैंने यहाँ पे हीट लिखा है, और अगर आप हीट नहीं लिखना चाहते हैं तो उसके ऊपर ये छोटा सा ट्रायंगल बना दीजिए। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमने जो हमारी रिएक्शन थी उसमें हमने क्या हीट दी है। ठीक है, अब आइए समझ आगे बढ़ते हैं। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ हीट। देखिए, जैसे हम कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें यदि गैस निकलती है या फिर हीट निकलती है तो उसे हम कैसे डोनेट करते हैं, इस एरो से। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, ये एरो बनाया हुआ है कि हीट निकलती है या फिर गैस निकलती है। अब आप सोचोगे हमने ये एरो ऊपर क्यों किया है, तो देखिए, जब भी हम जैसे आग जलती है तो आग में से हीट निकलती है, तो वो जो हीट निकलती है वो किस तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, और गैस निकलती है वो भी क्यों किधर जाती है, ऊपर, क्योंकि एटमॉस्फेयर है जो हमारा एयर वाला वो किस तरफ है, ऊपर। तो इस तरीके से जो हमारी गैस होती हैं या फिर हीट है वो किस तरफ, ऊपर की तरफ उठती हैं। तो ये एरो का जो मतलब निशान है, जो हेड है एरो का, वो किस तरफ अपवर्ड कर दिया जाता है, ऊपर की तरफ कर दिया जाता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेट। तो ये क्या होता है, देखिए, ऐसे सब्सटेंस जो कि घुलते नहीं हैं पानी में अभी, जैसे कि अभी आपने देखा होगा घर में नॉर्मली जब कभी चीनी घोलते हैं तो उसमें नीचे की तरफ कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है जो कि नहीं घुलता है, या फिर आप मिट्टी में देखा होगा या फिर नमक घोला होगा तो उसमें भी देखा होगा कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जो घुलते नहीं हैं पानी में, तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी बोलते हैं, जो कि क्या होते हैं, इंसोल्यूबल मतलब कि ये घुलते नहीं हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, पीपीटी। ठीक है, प्रेसिपिटेट। अब समझिए
कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट, ये आपने नया वर्ड सुना होगा, इसे गहरा कर लीजिए आप। देखिए कैटालिस्ट क्या होता है, जैसे कि अभी कोई रिएक्शन है, रिएक्शन करा रहे हैं हम किसी भी चीज़ की, तो यदि वो बहुत धीरे हो रही है तो उसमें हम यदि कैटालिस्ट मिला देंगे तो वो क्या कर देते हैं, केमिकल जो मतलब रिएक्शन है उसका, केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका क्या कर देते हैं, रेट बढ़ा देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होने लगती है। यदि कोई केमिकल रिएक्शन 15 मिनट में होनी थी तो अब वो 5 मिनट में ही हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कैटालिस्ट जो हमारी रिएक्शन हो रही होती है उसका क्या रेट बढ़ा देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ये कैटालिस्ट जो भी होते हैं वो मतलब कोई नया कंपाउंड नहीं मिलाते हैं। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे इसे कैटालिस्ट को मिलाया तो आप समझे इस MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें कोई और नया सब्सटेंस मिला लेगा ये कैटालिस्ट मिलके, तो वो नहीं बनाता है। उसका केवल काम इतना होता है कि रिएक्शन को बढ़ा देगा, स्पीड कर देगा। ठीक है, बस कैटालिस्ट का ये इतना ही काम होता है। ये अभी बस आपको मैंने नॉर्मली बता दिया, वैसे ये अभी आपके सिलेबस में है नहीं, ये क्लास 11 का है, बस आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि यहाँ तक आपका हो गया कि केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन्हें हम जो मतलब हमारे सब्सटेंस होते हैं उसे हम किस फॉर्म में होते हैं, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आइए इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट जो भी है, इन सब के अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, क्योंकि देखिए अभी आप जब मतलब बुक में क्वेश्चन करोगे NCERT में, या फिर इसमें हर एक मतलब कोई बहुत सारी रिएक्शन आएंगी अभी आगे, तो उनमें सब में ये जो आपको एग्जाम्पल हैं वो दिए हैं, तो उनमें आपको ये सारी चीज़ लिखी मिलेंगी। तो फालतू में ये चीज़ मैं आपको लिखवाऊँ और फिर वीडियो लेंदी हो, तो इस वजह से मैंने आपको केवल 2 ही लिखवाई हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये कार्बन, ठीक है, C, ये क्या है, ऑक्सीजन। तो ये कार्बन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है कार्बन, तो ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, गैस। तो देखिए यहाँ पे मैंने G से डोनेट कर रखा है। अब देखिए ये दोनों मिले तो ये एरो किस तरफ है, इस तरफ, तो ये क्या नया सब्सटेंस बन गया, CO2। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस। तो इस वजह से ये किस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस, तो इस वजह से हमने इसे G से डोनेट किया। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा जाता है, केमिकल रिएक्शन में ये सारी चीज़ लिखी जाती है, इनकी बैलेंसी वगैरह अभी आपको मैं बताऊंगा बैलेंसी क्या होती है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे ये S लिखा है, ये सारी चीज़ लिखोगे तभी आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। देखिए ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है। देखिए ये सॉलिड है, H2O वाटर होता है, ये लिक्विड फॉर्म में है। अब CaOH2 है, ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये घुलता नहीं है। ठीक है, स्लेट लाइम जिसे बोलते हैं।